नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज करने वाले हैं। हम एक 35 मिनट के ऑडियो ट्रैक को बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर देखेंगे। और यकीन मानिए, ये कोई आम ऑडियो नहीं है। हम अक्सर प्राचीन मंत्रों या ध्वनि संरचनाओं को सिर्फ धर्म से जोड़कर देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे ये ध्वनियाँ बिल्कुल आधुनिक फोकस हैक्स की तरह काम कर सकती हैं। बार बार दोहराई जाने वाली ये ध्वनियाँ और उनकी लय हमारे दिमाग को एकदम गहरी एकाग्रता में कैसे ले जाती हैं, यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य विषय है। हम इसके पीछे का विज्ञान और गणित डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को सुलझाते हैं। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे इन शब्दों को देखिए। ये अंतहीन सी लगने वाली शब्दों की दीवार असल में उस बड़े से लूप का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जिसे हम आज डिकोड कर रहे हैं। पहली नज़र में तो ये बस शब्दों की एक भीड़ लगती है जिसे देखकर शायद दिमाग थोड़ा थक जाए। लेकिन अगर इसे हम न्यूरोसाइंस के नज़रिए से देखें तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। जब किसी जानकारी को एक सटीक गणितीय ढांचे में फिट किया जाता है तो ये भारी भरकम लगने वाला टेक्स्ट भी दिमाग को एकदम शांत करने लगता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ध्वनि की दीवार बनाता है जो बाहरी विचारों को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, आधार, विजय मंत्र और सफलता। ये जो सोर्स मटेरियल है, ये श्रीधुन भक्ति नाम के चैनल से लिया गया है और इसके टाइटल में ही इसे सफलता के लिए एक विजय मंत्र बताया गया है। अब सवाल ये है कि आज के इस डिजिटल शोर शराबे वाले दौर में लोग एक 35 मिनट के फोकस टूल की तरफ क्यों खींचे चले जा रहे हैं? असल में लगातार आते नोटिफिकेशंस के बीच हमारे दिमाग को एक ठहराव चाहिए होता है। सोर्स के मुताबिक इस ऑडियो के मुख्य लक्ष्य हैं सफलता, गहरी एकाग्रता और शांति पाना। हमारा मकसद यहाँ किसी भी धार्मिक मान्यता की जांच करना बिल्कुल नहीं है। हम एकदम निष्पक्ष होकर ये समझेंगे कि ये ऑडियो सिर्फ अपने यांत्रिक दोहराव यानी मैकेनिकल रेपिटेशन से इन लक्ष्यों को कैसे हासिल कर लेता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, मुख्य मंत्र की संरचना। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को समझने के लिए उसकी ईंटों को समझना पड़ता है। सही कहा ना? ठीक वैसे ही इस 35 मिनट के अनुभव को समझने के लिए हमें इसके बुनियादी हिस्सों को देखना होगा। और मजे की बात देखिए, ये सिर्फ 3 सरल शब्द हैं, श्री, राम और जय। बस इन्हीं 3 शब्दों को मिलाकर एक 13 अक्षरों का मुख्य वाक्यांश बनाया गया है, श्री राम जय जय राम, जिसकी शुरुआत एक ओम की ध्वनि से होती है। ये वाकई कमाल की बात है कि कैसे सिर्फ 3 शब्दों और कुल 13 अक्षरों का इस्तेमाल करके ध्वनि की इतनी मजबूत और लंबी वास्तुकला खड़ी कर दी गई है। यही इस पूरे स्ट्रक्चर की नींव है। और इसी नींव पर खड़ा होता है एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न। अगर हम ट्रांसक्रिप्ट को ध्यान से देखें तो ये 13 अक्षरों वाला मुख्य वाक्यांश लगातार एक के बाद एक पूरे 4 बार दोहराया जाता है। और ये 4 बार का दोहराव कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझकर एक गहरी और मूल लय सेट करता है, बिल्कुल एक धीमी गहरी सांस लेने जैसा। आपको शायद पता हो, जब इतने लंबे वाक्यांश को एक खास लय में बार बार सुना जाता है तो ये हमारे हार्ट रेट और सांसों की गति को धीमा करके सिंक कर देता है। ये 4 बार का रिपीटिशन एक ऐसा बेस बनाता है जो हमारे शरीर और दिमाग को एक ही स्थिर गति में बांध देता है। अब बात करते हैं भाग 3 की, सीताराम का स्वरूप। यहाँ पर आकर एक बहुत बड़ा और दिलचस्प बदलाव आता है। जरा इस तुलना को देखिए। बाईं तरफ हमारे पास वो लंबा खींचा हुआ 13 अक्षरों वाला मुख्य वाक्यांश है और दाईं तरफ एकदम छोटा सिर्फ 4 अक्षरों का एक तेज वाक्यांश है, सीताराम। पहले भाग की उस स्थिर और धीमी लय के सेट होते ही तुरंत ये दूसरा पैटर्न सामने आ जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी एकदम सीधे खाली हाईवे पर गाड़ी चलाना। अगर सड़क बिल्कुल सीधी हो तो नींद आने लगती है ना? लेकिन अगर अचानक गियर बदलना पड़े या रास्ते में मोड़ आ जाए तो दिमाग एकदम से अलर्ट हो जाता है। बस यही काम ये छोटा और तेज वाक्य करता है। ये मस्तिष्क को सुस्त नहीं पड़ने देता, बल्कि उसे पूरी तरह से एक्टिव रखता है। और इस एक्टिवनेस को बनाए रखने के पीछे एक गजब का गणित काम कर रहा है। ट्रांसक्रिप्ट में ये छोटा सीताराम वाक्यांश तेजी से लगातार 8 बार दोहराया जाता है। ये एक स्ट्रक्चरल काउंटरवेट का काम करता है। अगर इसे गणित के हिसाब से समझें तो लंबे वाक्यांश की उन 4 धीमी आवृत्तियों में जितना भी समय लगता है, उसे बैलेंस करने के लिए इस छोटे वाक्यांश की ठीक 8 तेज आवृत्तियां रखी गई हैं। समय के पैमाने पर ये एक परफेक्ट बैलेंस है। ये बिल्कुल किसी पेंडुलम की तरह है जो धीरे धीरे एक तरफ जाता है और फिर उतनी ही दूरी कवर करने के लिए तेजी से छोटे छोटे झटके लेते हुए वापस आता है। चलिए अब भाग 4 पर चलते हैं, एकाग्रता और निरंतरता।
अब देखते हैं कि ये दोनों हिस्से मिलकर आखिर वो एकाग्रता की वास्तुकला बनाते कैसे हैं। ये चार्ट साफ साफ इस पूरी ट्रांसक्रिप्ट की साइक्लिक यानी चक्रीय प्रकृति को दिखाता है। ये एक बिना रुके चलने वाला चक्र है, धीमे और तेज का, लंबे और छोटे का। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हमारा दिमाग एक ही चीज पर बहुत देर तक टिका रहता है तो वो बोर होकर भटकने के बहाने ढूंढने लगता है। लेकिन इन दो अलग अलग लयों के बीच का ये अटूट लूप मस्तिष्क को भटकने का मौका ही नहीं देता। जैसे ही दिमाग एक लय का आदी होने लगता है और विचार कहीं और जाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी पल लय बदल जाती है, 4 से 8 पर, और हमारा ध्यान झटके से वापस उसी ध्वनि पर आ जाता है। इस पूरे सोर्स मटेरियल की असली ताकत किसी कहानी में नहीं छुपी है, बल्कि इस स्ट्रक्चरल लूपिंग पैटर्न के सख्ती से पालन करने में है। इसे ही हम मंत्र लूप कह सकते हैं। इसका मकसद आपको कोई नई जानकारी देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपके ध्यान को एक जगह बांधकर रखना है। इसे हम अपनी आम जिंदगी से जोड़कर देख सकते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ाई या कोडिंग करते वक्त बहुत से लोग लो-फाई बीट्स का एक लूप सुनते हैं। उसमें कोई नया गाना नहीं बजता, बस एक ही धुन बजती रहती है जो दिमाग को एक एंकर की तरह थाम कर रखती है। ये प्राचीन भाषाई स्ट्रक्चर भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है। हमारे विचारों के तूफान के बीच मस्तिष्क को एक ही बिंदु पर फिक्स कर देता है। और अब हमारा आखिरी भाग, भाग 5, 35 मिनट की शांति। अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को थोड़े बड़े पैमाने पर देखते हैं। हमारी पूरी चर्चा अब एक खास नंबर पर आके टिक जाती है, और वो है 35। आखिर 35 मिनट ही क्यों? मनोविज्ञान में एक अवस्था होती है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां इंसान पूरी तरह से अपने काम में डूब जाता है। विज्ञान के अनुसार हमारे दिमाग को इस फ्लो स्टेट में पूरी तरह से जाने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अब सोचिए, अगर कोई इस 35 मिनट के लूप में बना रहता है तो शुरुआती 20 मिनट सेटल होने के बाद भी उसे कम से कम 15 मिनट की एक अनब्रोकन यानी बिना किसी बाधा की गहरी एकाग्रता मिलती है। 35 मिनट तक बिना रुके इस अनुपात को बनाए रखना महज एक साधारण से रिपीटेशन को एक गहरी ध्यानावस्था में बदलने का एक बहुत ही सटीक और मैकेनिकल तरीका है। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। क्या शांति और गहरी एकाग्रता का राज वाकई उन खास शब्दों के अर्थ में छुपा है, या फिर ये पूरी तरह से उस गणितीय और लयबद्ध शून्य में है जो उनके लगातार दोहराए जाने से पैदा होता है? ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी-कभी सच्ची एकाग्रता का मतलब कोई नई जानकारी खोजना नहीं होता, बल्कि एक ही पैटर्न के दोहराव की कला में महारत हासिल करना होता है। कैसे ये संरचित भाषाई पैटर्न हमारी मानसिक स्थिति को इतनी गहराई से बदल सकते हैं। सच में, ये एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी काफी समय तक आपके साथ रहने वाला है।